अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वर्ल्ड ऑफ एजुकेशन। और आज हम वर्ल्ड ऑफ एजुकेशन की इस वीडियो के अंदर ENG 201 ग्रैंड क्विज़ की प्रिपरेशन करेंगे। ये जो मैं आपके साथ फ़ाइल शेयर कर रहा हूँ ये इंपॉर्टेंट फ़ाइल है। इसको आपने अच्छी तरह से जो है अच्छी तरह तैयार कर लेना है। तैयार करने के बाद आपने अपने हैंड आउट से अच्छी तरह तैयारी करके फिर अपना ग्रैंड क्विज़ अटैम्प्ट करना है। और इंशाल्लाह अगर आप एक काम करेंगे तो आपके 30 आउट ऑफ 30 नंबर ईज़िली आप गेन कर सकते हैं। ज़्यादा नहीं तो आप कम से कम 25-26 नंबर ईज़िली गेन कर सकते हैं। ENG 201 भी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके जो MCQs होते हैं वो बहुत ज़्यादा पेपर में रिपीट होते हैं और सेंस टोटली वही होती है, लेकिन आपका जो जुमला होता है वो बहुत ज़्यादा रिपीट हो रहा होता है। मतलब जुमले से मुराद ये है कि आपकी सेंस वही होगी, आपके थोड़े आगे पीछे वर्ड्स कर देंगे तो आपने ओवरऑल क्वेश्चन की सेंस को समझना है, उसके बाद ही आपने जो है वो आंसर लगाना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 की बात करते हैं जो आपका ग्रैंड क्विज़ 2020 में आया था। तो वो कह रहा है डैच स्टेम फ्रॉम अ सर्विसेज फ्रॉम अ सनसेयर। थोड़ा सा ये रफ़ फॉर्म में मेरे पास मौजूद है तो मैं आपको कोशिश करूँगा कि इसको साथ साथ जूम करता रहूँ ताकि आपको इजीली नज़र आ जाए। सनसेयर योर एटीट्यूड, तो जो कर्टेसी होती है ये स्टेम होती है जो एटीट्यूड आपका उसकी सिंसेरिटी के साथ। इट इज़ नॉट मेयरली, ये आपकी एक टोटली लाइन हेड आउट से आई हुई है तो इसका करेक्ट आंसर कर्टेसी होगा। ये आपने याद कर लेना है, इसको आपने स्किप नहीं करना। नेक्स्ट बात करते हैं। ओके अच्छा, इस तरह के MCQs आपसे पेपर में ज़्यादा पूछे जाते हैं। जिस तरह ये कह रहा है कि चूज़ द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग। तो लेटर्स के बारे में बहुत ज़्यादा आपसे पूछा जाएगा। तो आपका पता है आपका जो सिलेबस है वो 11 से लेकर 22 तक है। तो सिर्फ आपने 10 चैप्टर याद करने हैं, 10 लेक्चर्स याद करने हैं अपने ग्रैंड क्विज़ के लिए। आपने हैंड आउट से भी एक दफ़ा लाजमी कंसर्न कर लेना है। ये आपके पास्ट पेपर क्वेश्चन है, ये आ सकते हैं, रिपीट होने के चांसेस होते हैं। तो जो लेटर्स होते हैं उनको हम रिकमेंड करते हैं आर टाइपिकली रिलेटेड टू द एम्प्लॉयमेंट एडमिशन टू इंस्टीट्यूशन ऑफ हायर एजुकेशन और स्कॉलरशिप एलिजिबिलिटी। ज़ाहिर सी बात है, आप सबको पता है जो आप लेटर होते हैं, अगर आपने कोई स्कॉलरशिप गेन करना है इसके लिए आप एक लेटर लिख के देते हैं कि हम इस जो स्कॉलरशिप है इसको हम अवेल करना चाहते हैं। और ये अगर आपने स्कॉलरशिप एलिजिबिलिटी को चेक करना है तो वो भी आपके पास एक लेटर की फॉर्म में आया होता है। इंस्टीट्यूशन ऑफ हायर एजुकेशन में अगर आप जाना चाहते हैं तो ये तमाम सब चीज़ें आपको पता है। आपकी बिजनेस इंग्लिश है, इसमें अब लेटर का जो काम होगा वो ज़्यादा होगा तो रिकमेंडेशंस ऑफ लेटर होगा। ये ओवरऑल जुमले की सेंस मैंने आपको समझा दी है। इसी तरह के जुमले आपसे 2-3 जो सेंसेस हैं उसमें पूछे जा सकते हैं, तो उनको आपने अपनी सेंस को पहले क्लियर करना है और उसके बाद आपने अपना क्विज़ अटैम्प्ट करना है। फिर उसके बाद देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ इनडायरेक्ट प्लान फॉर बैड न्यूज़ मैसेजेस। इनडायरेक्ट प्लान के लिए क्या कह रहा है कि ऐसा कौन सा पार्ट है जो कि बैड न्यूज़ मैसेज है। तो आ क्लियर स्टेटमेंट ऑफ द बैड न्यूज़, यानी कि वो ये कह रहा है कि अगर बैड न्यूज़ अगर आपने देनी है ना तो आप बिल्कुल एक क्लियर स्टेटमेंट में दे दें, आपको इनडायरेक्ट तौर पर हमें बताने की ज़रूरत नहीं है। तो इनडायरेक्ट प्लान के लिए वो कह रहा है कि ये पार्ट नहीं होता। अगर आपने इनडायरेक्टली तौर पर कोई चीज़ बतानी है तो उसके लिए बैड न्यूज़ जो है उसका पार्ट कंसीडर नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं। तो द मैसेज सेंडर नीड टू एक्सेस देयर मैसेजेस फ्रॉम द आइज़ ऑफ द रिसीवर्स। देखिए, अब जो मैसेज है उसने सेंड किया है आपको, तो अब डेफिनेटली जो उसको रिसीव करेगा जिसकी आंखों से गुजरेगा तो वो डेफिनेटली रिसीवर ही होगा जो सबसे पहले उसको देखेगा। टू बी श्योर, इस चीज़ को श्योर करेगा, यकीनी बनाएगा डैट दे हैव इंक्लूडेड और द रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन, क्या इसके अंदर रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन मौजूद है। मैं अगर आपको इसके एग्जांपल दूं तो ये इस तरह समझ लें आप कि अगर आप मेरे पास आए हैं जॉब के लिए तो सबसे पहले मैं आपका इंटरव्यूअर हूं, तो मैं देखूंगा आपके लेटर में मैं अगर एक छोटी पोस्ट पर हूं तो मैं सबसे पहले इसको अपने से बड़े को दिखाने से पहले मैं एक दफ़ा खुद चेक करूंगा क्या आपका लेटर वैलिड है, क्या मैं इसको आगे दिखा सकता हूं। तो जो चेकर होता है उसको हम रिसीवर कहते हैं, उसको रिसीव करता है, चेक करता है कि आपका लेटर वैलिड है, जो इन्फॉर्मेशन रिक्वायरमेंट थी आपने दी है और उसके बाद अपने से बड़ी पोस्ट वाले को दे देता है। ये भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट की बात करें तो नेक्स्ट आपको क्या कह रहा है कि अ बेटर ऑर्गेनाइज्ड मैसेज हैज़ इंक्रीज्ड चांसेस ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑन द पार्ट ऑफ द ऑडियंस। जो बेटर ऑर्गेनाइज होती है मैसेजेस वो इंक्रीज़ कर देती है, बढ़ा देती है चांसेस को कि आप अंडरस्टैंड करें ऑन द पार्ट ऑफ द ऑडियंस कि आपका पार्ट जो है ऑडियंस का वो किस टाइप का है। तो इस यहाँ पर ये इंक्रीज़ आ जाएगा। ये भी हैंडआउट्स के अंदर से आया हुआ है। हैंडआउट्स आपने लाजमी पढ़ लेनी है। हैंडआउट से आपके MCQ ENG 201 के ज़्यादा आते होते हैं। एनी इन्फॉर्मेशन अगेंस्ट द एक्सपेक्टेशंस, कोई भी जो इन्फॉर्मेशन है मालूमात अगर आपने उनकी एक्सपेक्टेशंस के अगेंस्ट दे दी है ऑफ किसके, राइटर के, ऑडियंस के या कम्युनिकेटर के, यानी अब यहाँ पर सारा कुछ आ जाएगा। और इस कंसिडर बैड न्यूज़, यानी अगर आप तीनों के ख़िलाफ़ दे रहे हैं, क्योंकि अब आप अगर राइटर के जो चीज़ें हैं वो ख़िलाफ़ देते हैं, जो राइटर होता है तो आपकी वो बैड न्यूज़ कंसीडर की जाती है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि शायद इनको सेंस ही नहीं है, इन्होंने इररेलेवेंट मटेरियल में लेटर में डाला हुआ है, अपनी रिपोर्ट में डाला हुआ है।
ऑडियंस भी आपको पता है, आपका जो ऑडियंस मटेरियल जो ऑडियंस आपकी देखना चाहती है, अगर आप उसे रेलिवेंट नहीं दे रहे तो फिर भी आप काम जो है वो गलत कर रहे हैं, तो आपकी क्या होगा, आपको ऑडियंस नहीं देखना पसंद करेगी। अगर आप कम्युनिकेटर है जो आपका, जिससे आप बातचीत कर रहे हैं, अगर आप उसके खिलाफ बात करेंगे वो भी आपको पसंद नहीं करेगा। तो ऑल ऑफ द गिवन ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, तो वो कह रहा है द सब्जेक्ट ऑफ द बिजनेस रिपोर्ट अफेक्ट इट्स फॉर्मेट एंड वोकेबलरी। जो अफेक्ट देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, इसको आप जो पढ़ेंगे ना, अगर आपने हैंड आउट से पढ़ा हुआ है तो ऑटोमेटिकली आपके जो ज़ुबान है ऑटोमेटिकली आपके माइंड में बैठा हुआ है, तो आपकी ज़ुबान से जो है वो राइट आंसर निकल आता है, जिस तरह मैंने अभी आपको पढ़ के सुनाया कि द सब्जेक्ट ऑफ द बिजनेस रिपोर्ट अफेक्ट इट्स फॉर्मेट एंड वोकेबलरी। तो अफेक्ट यहाँ पर आएगा, स्पोर्ट नहीं आ सकता, क्योंकि स्पोर्ट हम उस चीज़ को करते हैं जो कि आपका रेलिवेंट मटेरियल होता है या लेटर वगैरह होता है, उसको हमें एक तरह का स्पोर्टिव मटेरियल नहीं होता, अफेक्ट करता है ये आपकी वोकेबलरी पर, आपकी फॉर्मेट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट देखें तो वो ट्रू फॉल्स भी आपसे पूछे जाते हैं आपके एमसीक्यूज़ के अंदर। तकरीबन 4 से 5 ट्रू फॉल तो हर ग्रैंड क्विज़ के अंदर मस्ट होते हैं, तो आपने इसको भी अच्छी तरह देख लेना है कि कह रहा है आपको कंक्रीटनेस डज़ नॉट मेक यूज़ ऑफ, बहुत ज़्यादा रफ फॉर्म में लिखा हुआ है, मैं इसे फिर भी थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ इसको। कंक्रीटनेस डज़ नॉट मेक यूज़ ऑफ डिनोटेटिव वर्ड्स इंस्टेड ऑफ कनोटेटिव वर्ड्स। वो कह रहा है जो कंक्रीटनेस होती है, क्या हम उसको इस्तेमाल कर सकते हैं डिनोटेटिव वर्ड्स के, ये कनोटेटिव वर्ड्स के बजाय? तो ये फॉल्स है। आपको पता है जो डिनोटेटिव वर्ड्स होते हैं, आप अपने हैंडआउट्स के अंदर मज़ीद अच्छी तरह आपका लेक्चर जो होगा, आपको कंसेप्ट जो होगा वो क्लियर होगा, तो आप जो है वो कनोटेटिव वर्ड्स के बजाय डिनोटेटिव वर्ड्स को इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो ये आपकी फॉल्स जो है आंसर यहाँ पर आ जाएगा। ये एमसीक्यू इंपॉर्टेंट है, ये एमसीक्यू ज़्यादा रिपीट हुआ था जो ओवरऑल 2020 है उसके अंदर। तो कह रहा है विच चेंज कैन मेक द फॉलोइंग सेंटेंस करेक्ट। देयर हैव बीन अ लॉट ऑफ रेन इन द लोअर मैनलैंड इन द लास्ट 24 ईयर्स। तो देखिए यहाँ पर आपका जो करेक्ट सेंटेंस है, आपको टेंसेस आने चाहिए ना, तो अब यहाँ पर आपने हैव बीन टू हैज़ बीन को चेंज करना है। अब यहाँ पर क्यों जो है वो हैव बीन चेंज हो रहा है, क्योंकि आपको पता है जो देयर होता है, देयर हैज़ बीन अ लॉट ऑफ रेन आएगा, देयर हैव बीन नहीं आएगा, क्योंकि अब देयर हम लोग ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं। देयर का मतलब हो रहा है, अगर हम यहाँ पर होता आई हैव, तो आई के साथ हमेशा हैव को इस्तेमाल किया जाता है, तो यहाँ पर आपने जुमले की सेंस को क्रिएट किया हुआ है, तो यहाँ पर आपने जो हेल्पिंग वर्ब है वो गलत इस्तेमाल किए हुए, तो यहाँ पर हम चेंज कर देंगे हैव बीन को हैज़ बीन के बजाय। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट आपके पास है इफ़ द इन अ बॉडी ऑफ अ बिजनेस लेटर। जो बॉडी है बिजनेस लेटर की, वहाँ पर क्या होता है, व्हाट डज बिटवीन ईच पैराग्राफ, क्या होना चाहिए हर पैराग्राफ के अंदर। तो आपका ऑप्शन ए देखें तो वो कह रहा है 1 स्पेस इफ़ हैंड राइटिंग। अगर तो आपने हैंड राइटिंग से लिखा हुआ है तो आप वहाँ पर एक स्पेस दे दें, इससे क्या होगा, आपकी लेटर में खूबसूरती पैदा हो जाएगी। सेकंड आपको कह रहा है 2 स्पेस इफ़ हैंड राइटिंग। देखिए अब 2 स्पेसेस आप किसी भी हैंड राइटिंग के अंदर नहीं दे सकते, क्योंकि 2 से आप देंगे तो इस तरह लगता है कि आपने शायद बीच अंदर जो है वो लेटर के अंदर कुछ मिस किया हुआ है, आप कुछ लिखना चाहते थे लेकिन आपने नहीं लिखा हुआ। तीसरा कह रहा है 2 स्पेसेस इफ़ टाइप। अब वो कह रहा है 2 स्पेसेस आप तब दे सकते हैं अगर आप टाइप करें, तो डेफिनेटली आप अगर टाइप कर रहे हैं, टाइप में और हैंड राइटिंग में बड़ा फ़र्क होता है, तो यहाँ पर ए और जो सी है वो करेक्ट आंसर आपके पास हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, तो अगला आपको कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द पर्पस ऑफ द इन्फॉर्मेशनल रिपोर्ट। इन्फॉर्मेशनल रिपोर्ट का पर्पस क्यों नहीं होता, अगर आप टू इन्फॉर्म और इंस्ट्रक्ट द रीडर, अगर आप इन्फॉर्म कर रहे हैं या इंस्ट्रक्ट कर रहे हैं तो आप जो वो पर्पस नहीं दे रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, तो वो कह रहा है फॉर्मल मिनट आर ऑफन रिक्वायर्ड बाय फेडरल, स्टेट और लोकल लॉ बाय लॉज, करेक्टर और रेगुलेशन। तो ये आपने ट्रू और फॉल्स है, मैंने आपको पहले ही बताया ट्रू और फॉल्स बहुत ज़्यादा रिपीट होते हैं, तो ये आप में भी आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, तो आपने ये ट्रू लाइन है तो आपने भी इसको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, तो नेक्स्ट आपको क्या कह रहा है, फिलिंग द ब्लैंक्स आपने फिलअप करनी है। फिलिंग द ब्लैंक्स भी कम से कम ENG 201 के अंदर 5 से 6 क्वेश्चन रिपीट होते हैं। तो ही विल डिस्कस, अब यहाँ पर क्या करना है आपने, अब आपने जुमला, आपको सेंटेंसेस आने चाहिए। अब वो टुमारो की बात कर रहा है, तो टुमारो में आपको पता है आने वाला कल जो होता है वो टुमारो होता है, तो अब हम यहाँ पर फ्यूचर सेंटेंस की बात करेंगे, फ्यूचर टेंस की बात करेंगे, तो विल हैव तो हम इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्योंकि विल हैव का मतलब होता है कि आप फ्यूचर जो आपका थर्ड फॉर्म है फ्यूचर टेंस की, आप वो इस्तेमाल कर रहे हैं। शेल को भी इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्योंकि आपने याद रखना है आई और वी के साथ हमेशा शेल लगता है, बाकी ही शी इट के साथ विल को इस्तेमाल किया जाता है। शेल हैव जो आखिरी ऑप्शन है वो भी नहीं हो सकता, तो थर्ड ऑप्शन इसका करेक्ट है कि ही विल डिस्कस, हम डिस्कस करेंगे विद हिज बॉस, अपने बॉस के साथ टुमारो, आने वाले कल को। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, लेटर ऑफ इंक्वायरी आस्क समवन फॉर स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन।
ट्रू ऑप्शन है कि लेटर जो होता है इंक्वायरी का वो आपको ये बताता है कि आप किसी ना किसी की एक स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन पर जो है वो पूछ रहे हैं, एक स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन पे बात कर रहे हैं। जिस तरह अगर एक बात की जाए सीवी की, अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो सीवी आपका एक स्पेसिफिक लेटर होता है जिससे रेलिवेंट आपका सारा डेटा लिखा होता है और आप उसे जॉब पे जाके देते हैं। तो जॉब देने वाला उसको पहले एक दफ़ा रीड करता है और रीड करने के बाद आपको जो जॉब है उससे रेलिवेंट आपको मटेरियल बता देता है कि आप इसके लिए एलिजिबल हैं या नहीं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो क्वेश्चन नंबर 19 आपके पास, ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत दफ़ा रिपीट हुआ है। क्लैरिटी इज़ वन डैट कोर्स ऑफ करेक्टनेस। क्लैरिटी जो होती है ये वन चीज़ होती है, ये आपका तकरीबन जो आखिरी वाले लेसन है ना वहाँ से आया हुआ है। तो आखिरी वाले लेसन को आपने स्किप नहीं करना, वो आपने हैंडआउट्स के अंदर से सारे एक दफ़ा पढ़ लेने हैं। ये इंपॉर्टेंट है आखिरी वाले सारे लेसन, इससे आपका डेटा जो है, इससे आपके जो MCQs है वो ज़्यादा रिपीट होते हैं। आपके जो पास्ट पेपर्स हैं वो भी मैं इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करने की कोशिश करूँगा, लेकिन अगर नहीं होगा मेरे पास टाइम तो मैं इंशाल्लाह ताला आपके साथ जो है ग्रैंड क्विज़ की जैसी फाइल मैं खुद अटैम्प्ट करूँगा आपके साथ 100% करेक्ट सोल्यूशन के साथ वो भी अटैम्प्ट आपको वो भी शेयर कर दूँगा। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ राइटिंग। ये वो क्वेश्चन है जो कि मेरा नहीं ख्याल के 2020 में किसी बच्चे के इसमें क्विज़ में ना आया हो। इसको भी आपने एक दफ़ा इस तरह पढ़ लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ मैसेज ऑर्गेनाइज्ड बाय यूजिंग डायरेक्ट प्लान स्टार्ट विद अ बफर स्टेटमेंट। तो ये भी फॉल्स स्टेटमेंट है, क्योंकि आपका जो मैसेज होता है आप उसको स्टार्ट बफर स्टेटमेंट से नहीं कर सकते। आपके बिल्कुल स्टेटमेंट क्लैरिटी के साथ आपने बताना है कि हमने किस पर्पज़ के लिए ये लेटर दिया है और हमारा इसके बेसिकली पीछे जो पर्पज़ है वो क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं तो नेक्स्ट आपको कह रहा है जो कम्युनिकेटिंग होती है करेक्टली डज नॉट मीन्स बीइंग। आपकी जो बातचीत है कंक्रीटनेस के साथ उसका हरगिज़ से मतलब नहीं होता कि आप वैग्यू करें या आप डायरेक्ट बता दें या आप जो है एक स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन दे दें। यानी आप अगर कम्युनिकेटिंग कंक्रीटली की बात करते हैं तो इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं होता कि आपने बिल्कुल एक जो है ना नॉन सेंस टाइप बात की, या आप बिल्कुल ही डायरेक्ट बता रहे हैं या आप बिल्कुल अपने मुद्दे पे आ गए हैं। तो आपने एक बड़े आराम से सुकून से एक स्पेसिफिक पर्पज़ के साथ अपनी हर चीज़ को एक्सप्लेन करना है, तो इसका ऑल ऑफ द गिवन ऑप्शन होगा। अच्छा, ये आपका एक MCQ इस सेंस से भी 2020 में रिपीट हुआ होता है कि आपका जो कम्युनिकेटिंग कंक्रीटनेस है ना, यहाँ पर आपका आया होता है, डैश आया होता है, और डज़ नॉट बीइंग के आगे कोई भी आपको ये एक लाइन उठा के दे सकता है। तो आपका ये भी एक ऑप्शन बन सकता है और ये 2020 में आया हुआ था, तो ये आपने इसको भी इस सेंस से भी याद कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं तो आपको कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग पैरामीटर्स डिफाइन डेमोग्राफिक्स ऑफ कंज्यूमर्स। तो जो इनकम होती है वो एक ऐसा पैरामीटर होता है जो कि आपकी डेमोग्राफिक्स को जो कंज्यूमर है उसको डिफ़ाइन कर देता है। ये भी आपके हैंडआउट से ही रिपीट हुआ है, इसको भी आपने एक दफ़ा देख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको कह रहा है इन आ बिजनेस मैसेज के अंदर टॉक टू योर ऑडियंस। अगर आप अपने ऑडियंस से बात कर रहे हैं इन अ वे डैट दे आर लेफ्ट विद नो कन्फ्यूजन। अगर आप अपने बिज़नेस के अंदर अपनी ऑडियंस से बात करें तो इसका मतलब ये है कि आपने कोई भी ऐसी कन्फ्यूजन नहीं छोड़नी कि जिससे आपकी ऑडियंस जो है वो इसमें आ जाए कि शायद आपका ये मतलब नहीं, ये मतलब था। यानी आपने बिल्कुल एक जो होते हैं ना डायरेक्ट स्टेटमेंट आपने बिल्कुल देनी है उनको, इनको बिल्कुल क्लैरिटी के साथ स्टेटमेंट देनी है कि मैं एक्चुअली ये कहना चाहता हूँ और मैं ये कहता हूँ और मैं इसके बारे में आपको यही एडवाइस दूंगा या मैं यही जो डायरेक्ट है आपके साथ बात करना चाहता हूँ। तो आपने बिल्कुल एक क्लैरिटी के साथ आपने देनी है, कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए आपकी ऑडियंस को कि वो आपकी ऑडियंस को लगे कि शायद आप कुछ और कहना चाहते थे। आगे बात करते हैं तो ये भी इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन, आपका 2 से 3 क्विज़ में रिपीट हुआ था कि व्हाट आर कंसिडरेशंस बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट्स सो वन शुड अवॉइड एम्प्लीफाइंग ऑफर्स और प्रोमिसेस दैट ऑफन बी डिलीवर्ड। तो जो आपका सेल्स लेटर होता है इसको हम कंसीडर करते हैं कि आप जो है वो बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट्स दे रहे हैं, तो आपने इस सेल्स लेटर को याद रखना है। तो इसके बारे में आपने एक और इस तरह सेंस में आया हुआ था कि सेल्स लेटर आर कंसीडर बीइंग कॉन्ट्रैक्ट वन शुड नॉट बी। इस तरह आपका जो है दूसरा तीसरा MCQ बन सकता है, तो आपने इसको अच्छी तरह से जो ऊपर स्टेटमेंट है इसको अपने माइंड में बिठा लेना है। सेकंड लास्ट क्वेश्चन है आपका, वो कह रहा है इन मैनी ऑर्गेनाइजेशंस, बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशंस में द फाइनल पीस ऑफ राइटिंग इज़ लर्न अफेक्ट एफर्ट विद मोर देन वन राइटर वर्किंग ऑन अ सिंगल डिस्काउंट इज कॉल्ड कोलाबोरेशन। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट MCQs, ये भी आपने अच्छी तरह याद करना है। ये भी 2020 में बहुत दफ़ा रिपीट हुआ है, तो इसको भी आपने स्किप नहीं करना। नेक्स्ट अगर क्वेश्चन देखें तो लास्ट क्वेश्चन है आपका, और लास्ट क्वेश्चन में आपको ये कह रहा है वो
कि अगर आप अपनी कंपोजिशन के अंदर बिजनेस मैसेज टेक्नोलॉजी के अंदर लाइक माइक्रोसॉफ्ट वर्ड अफेक्ट द कंपोजिंग प्रोसेस बाय इंक्रीजिंग बोथ, क्या आप इंक्रीज करें यहाँ पर प्रोडक्टिविटी एंड इफेक्टिवनेस, यानी कि आप अगर MS वर्ड के अंदर टाइप करते हैं तो आप वहाँ पर प्रेजेंटेशन कर सकते हैं अपनी चीज़ों को। इसके अलावा आपका जो अफेक्ट पड़ेगा वो बहुत ज़्यादा अच्छा पड़ेगा अगर आपने कंप्यूटराइज दिया हुआ है। तो अब तो खैर सारा काम ऑनलाइन होता है, कंप्यूटराइज ही होता है, तो अब ये आपको समझाने की ज़रूरत नहीं है। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ तक आपका जो था ये एक मैंने ग्रैंड क्विज़ की फ़ाइल आपके साथ शेयर किया है। आई होप आपको सब कुछ समझ आ चुका होगा। इंशाल्लाह ताला मैं जैसे ही जो होगा ग्रैंड क्विज़ आपके साथ जो है वो फ़ाइल शेयर कर दूँगा। और इसके अलावा स्टूडेंट्स आपसे यही रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो काइंडली इसको जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। इंशाल्लाह इसी चैनल पर हम फाइनल टर्म की प्रिपरेशन करेंगे। अब मेरा चैनल अभी इनिशियलाइजेशन पर है, आपकी सपोर्ट की बेहद ज़रूरत है और मैं आपसे ये एक्सपेक्ट करूँगा कि आप मुझे सपोर्ट करेंगे। मेरी वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, उस वीडियो का लिंक अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, यूनिवर्सिटी ग्रुप्स में भी शेयर कर दें काइंडली। और अगर आप कोई भी सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म इस्तेमाल करें इस ग्रुप को, इस वीडियो के लिंक को वहाँ पर भी शेयर कर दें। आई होप आपको सब कुछ समझ आ चुका होगा। कुछ भी समझ नहीं आया तो आपने मुझसे कमेंट्स में पूछ लेना है, मैं इंशाल्लाह एज सून एज पॉसिबल आपके जो कमेंट है उसका रिप्लाई करके आपका कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूँगा। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।